देखो भाई, अगर आपने यही वीडियो देख लिया तो समझ लो आप बैंक के बारे में हर जानकारी सीख जाओगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैंक में कोई भी जानकारी होती है उसके बारे में बताऊंगा। और हाँ, मैं समझता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया ना, तो आप किसी के सामने कहीं भी जाएंगे, बैंक में जाएंगे ना, बैंक के मैनेजर के पास जाएंगे, तो भी आपको बैंक के मैनेजर से ज़्यादा आपको जानकारी हो जाएगी। पहले आपकी खबर ये है कि आज के समय में लगभग हर व्यक्ति के पास सेविंग अकाउंट होता है। चाहे आप सैलरी, पेंशन, छात्रवृत्ति से सरकारी योजनाओं का पैसा और रोज़मर्रा की लेन-देन के लिए सेविंग अकाउंट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बहुत से लोगों को यह पूरी तरह से जानकारी नहीं होती है कि सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखना क्यों ज़रूरी है और कितना रखना चाहिए। अगर यह बैलेंस नहीं रखा गया तो कितनी मतलब पेनल्टी कर सकती है। जब खाते से अचानक पैसे कट जाते हैं तब लोगों को झटका लगता है और वे इसे बैंक की गलती समझते हैं, जबकि असली गलती आप लोगों की ही होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेविंग अकाउंट के नियम क्या शर्तें हैं क्या। देखिए, सेविंग अकाउंट जैसे कि खोलते समय बैंक एक शर्त रखता है कि खाते में हर समय एक नई न्यूनतम राशि यानी मिनिमम बैलेंस बना रहना चाहिए। यह राशि बैंक अकाउंट के प्रकार और शहर के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। जैसे मेट्रो शहर में ये राशि आमतौर पर ज़्यादा होती है और छोटे शहरों में, ग्रामीण गांव के इलाकों में यहाँ पर कम होती है। अब जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए समझा दूँ, फॉर एग्जांपल जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि सुरेश ने एक प्राइवेट बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाया। बैंक ने उससे उनसे कहा कि इस अकाउंट में हर समय कम से कम 5,000 रुपये रखने होंगे। शुरुआत में सुरेश ने ध्यान रखा, लेकिन कुछ महीनों बाद खर्चा बढ़ने लगा। इसी वजह से उनके अकाउंट में बैलेंस 2,000 रुपये ही बचा रह गया। उन्हें लगा कि जब पैसे आएंगे तब बैलेंस फिर से बढ़ जाएगा, लेकिन इसी बीच बैंक ने मिनिमम बैलेंस ना होने की वजह से पेनल्टी काट ली। तो यहाँ से आपको एक बात ये समझ में आ रही होगी कि हर बैंक का रूल्स अलग अलग होता है। यहाँ से जैसे एसबीआई बैंक है और पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है और इंडियन बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आईएफसी बैंक है और बहुत सी बैंक होती हैं। मतलब हर बैंक का अलग अलग नियम होता है। तो किस बैंक में कितना पैसा रखना होता है तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से मैंने आपको बात समझा दी है, ठीक है। अब आता है सवाल जैसे कि कितनी कटती है। इसका कोई एक तय जवाब नहीं होता है, क्योंकि हर बैंक का नियम अलग अलग होता है। कुछ बैंक तय रकम काटती है और कुछ बैंक बैलेंस की कमी के हिसाब से ही चार्ज लगाती है। कई बार ये पेनल्टी महीने के अंत में काटी जाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको समझा दूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि राधा देवी का अकाउंट एक सरकारी बैंक में है। उनके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 1,000 रुपये होना ज़रूरी है। एक महीने उनके खाते में केवल 300 रुपये रह गए। बैंक ने महीने के आखिरी में उनसे 50 रुपये या 100 रुपये के बीच पेनल्टी काट ली। तो राधा देवी को लगा कि बैंक ने बिना वजह के पैसे काट लिए, लेकिन जब उन्होंने ब्रांच में जाकर पूछा तो उन्हें मिनिमम बैलेंस का नियम बताया गया। अब जैसे कि यहाँ से आपको एक बात समझनी, बात नहीं कि यहाँ से अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया, वीडियो को छोड़ से देखा ना, तो भाई आपके लिए ये खबर मिस हो जाएगी, क्योंकि ये खबर आपके लिए बहुत कुछ जानकारी देने वाली है। और हाँ, वीडियो के लास्ट में एक ऐसी न्यूज़ है बैंक के रिलेटेड, अगर आपने बोल दी ना तो भाई मैं समझता हूँ कि आपने इस वीडियो में कुछ भी देखा ही नहीं। जैसे कि प्राइवेट बैंक में यह पेनल्टी अक्सर ज़्यादा होती है। कई बार 300 रुपये से लेकर 600 रुपये तक भी कट सकते हैं। साथ ही जीएसटी से अलग, यानी अगर आप ही कम पैसे में हैं तो पेनल्टी आपकी परेशानी बढ़ा सकती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये बता रहा है कि मान लीजिए अगर आपके खाते में पहले ही से मान लीजिए 100 रुपये या फिर 50 रुपये हैं पड़े हैं, या फिर 5 रुपये या फिर 10 रुपये पड़े हैं, तो ऐसे में भाई पेनल्टी जो बैंक काटेगा ना, तो ऐसे में आपके साथ बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। अब जैसे कि ग्रामीण इलाकों और कम आय वाले लोगों के लिए यह नियम ज़्यादा मुश्किल पैदा करता है। बहुत से लोग दिहाड़ी मजदूर करते हैं और उनके खाते में हमेशा ज़्यादा बैलेंस नहीं रहता। जैसे रामू गांव में मजदूरी करता है, उसका अकाउंट एक प्राइवेट बैंक में है और मिनिमम बैलेंस 3,000 रुपये है। काम ना मिलने की वजह से उसके खाते में सिर्फ 800 रुपये रह गए। महीने के अंत में बैंक ने पेनल्टी काट ली, जैसे कि जिससे उनका बैलेंस कम हो गया। कई लोगों को यह भी नहीं पता होता है कि जीरो बैलेंस अकाउंट और सामान्य सेविंग अकाउंट में फ़र्क क्या होता है। जैसे मान लीजिए जनधन योजना के तहत खुलवाने पर आप लोगों को जीरो बैलेंस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की कोई भी शर्त नहीं होती है।
अगर आपका कोई भी अकाउंट इस श्रेणी में है तो वह बैंक मतलब पेनल्टी नहीं काट सकता है। लेकिन अगर आपने सामान्य सेविंग अकाउंट खुलवाया है तो नियम लागू होता है। जैसे कि एग्जांपल के मैं आपको समझा दूँ, एक और उदाहरण जैसे कि देखिए, सीमा एक कॉलेज की छात्रा हैं, उसके माता पिता ने उसके लिए सेविंग अकाउंट खुलवाया। शुरुआत में उनसे पैसे डाले जाते रहे, लेकिन बाद में अकाउंट लगभग खाली रहने लगा। सीमा को यह नहीं पता था कि अकाउंट में मिनिमम बैलेंस ज़रूरी है। कुछ महीनों बाद जब उसने स्टेटमेंट देखा पाया तो बैंक ने कई बार पेनल्टी काटी और अकाउंट माइनस में चला गया। अब यहाँ से आपको ये बात ध्यान देने वाली बात ये है कि कई बैंक बिना साफ बताए अकाउंट खोल देती हैं। अगर ग्राहकों को मिनिमम बैलेंस की जानकारी ठीक से नहीं देते हैं तो ग्राहक बाद में नुकसान झेलता है। इसीलिए आपको अकाउंट खुलवाते समय नियम समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अकाउंट में बार बार मिनिमम बैलेंस नहीं रहता है तो बैंक लगातार पेनल्टी काट सकता है। कुछ मामलों में यह बैंक अकाउंट को डोमेट भी घोषित कर सकता है या फिर दूसरे सुविधाओं जैसे सीमित भी कर सकता है। यह स्थिति किसी के लिए भी परेशानी का कारण बन सकती है। जैसे कि अब सवाल आता है ये कि इस पेनल्टी से कैसे बचा जाए। सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने अकाउंट का प्रकार जान लें कि यह समझ लें कि उसमें कितना मिनिमम बैलेंस ज़रूरी है। अगर आपकी आमदनी कम है और आपके अकाउंट में नियमित रूप से पैसे नहीं रहते हैं तो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट बेहतर होता है। आप ऐसे में आप लोग ज़ीरो बैलेंस ही खुलवा सकते हैं। और मान लीजिए जैसे कि इसके अलावा आपने खर्चा और बैलेंस पर नज़र रखना भी ज़रूरी है। जैसे कि मोबाइल बैंकिंग या पासबुक के जरिए समय समय पर बैलेंस चेक करते रहें ताकि यह तय राशि नीचे ना जाए। अगर किसी महीने पैसे कम हैं तो कोशिश करें कि बैलेंस को मिनिमम बैलेंस सीमा के आसपास ही रखें। तो यहाँ से तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर मान लीजिए आप जैसे कि मेहनत मजदूरी करते हैं तो भाई आपके लिए ये ज़ीरो बैलेंस ही बेहतर होगा। क्योंकि अगर आप ऐसे में ज़ीरो बैलेंस खुलवा लेते हैं तो ज़ीरो बैलेंस में अगर मान लीजिए आपके खाते में एक भी रुपया नहीं है तो ऐसे में आपका जो भी बैंक खाता होता है उसमें पेनल्टी नहीं करती है। और अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवा लेते हैं और उसमें पैसे नहीं जमा करते हैं तो ऐसे में आपके ऊपर पेनल्टी कर सकती है। यहाँ से बात समझ नहीं आपको। अब जैसे कि यहाँ से बात यह है कि अगर जैसे कि आपको लगता है कि आपकी बैंक बेवजह ज़्यादा पेनल्टी काट रहा है तो आप ब्रांच में जाकर बात कर सकते हैं। कई बार पहली गलती पर बैंक चार्ज माफ़ भी कर देता है, खासकर अगर ग्राहक पुराना हो गया तो। जैसे कि अंत में यही कहा जा सकता है कि इस सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस का नियम छोटा लग सकता है, लेकिन इसे नज़रअंदाज करना भारी पड़ सकता है। थोड़ी सी जानकारी और सावधानी से आप अनावश्यक पेनल्टी से बच सकते हैं और अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये तो हो गया आप लोगों का मतलब आपको कितना पैसा रखना चाहिए अपने अकाउंट में। अब चलो चलते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। और ये भी खबर आपके लिए बहुत काम की हो सकती है क्योंकि आज के समय में जब लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि सरकारी बैंक ज़्यादा पैसा देता है या फिर प्राइवेट बैंक पैसा देता है। देखिए, आज के समय में जब लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि सरकारी बैंक ज़्यादा ब्याज देता है या फिर प्राइवेट बैंक ज़्यादा ब्याज देता है। यह है कि सरकारी बैंक सुरक्षित होती है और प्राइवेट बैंक ज़्यादा ब्याज देते हैं। लेकिन जब आंकड़े और हकीकत को देखा जाता है तो तस्वीर थोड़ी अलग नज़र आती है। बहुत से लोग केवल नाम देखकर बैंक चुन लेते हैं बिना यह समझे कि ब्याज दर में कितना फ़र्क है और उनका पैसा कहाँ ज़्यादा बढ़ सकता है। देखिए, यहाँ से बात समझना, बात ये बहुत आपके लिए कुछ खास हो सकती है। देखिए, मान लीजिए जैसे कि सबसे पहले मान लीजिए जैसे कि फ़र्क कितना होता है प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक में, कितना आप पर ब्याज पर कितना छूट मिलता है। तो जैसे कि सबसे पहले समझते हैं कि बैंक ब्याज क्यों देता है। बैंक हमारे जमा किए गए पैसे को आगे लोन के रूप में देता है और उसी कमाई में पैसे कुछ हिस्सा हमें ब्याज के रूप में लौटाता है। और बैंक की अपनी रणनीति, यहाँ पर बात समझना आपको, होती है। सरकारी बैंक भरोसे और लंबे समय से ग्राहकों की वजह से काम करते हैं, जबकि प्राइवेट बैंक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अक्सर ज़्यादा ब्याज का लालच देते हैं। अब जैसे कि अगर मान लीजिए सेविंग अकाउंट की बात करें तो सरकारी बैंक में ब्याज दर आमतौर पर कम होती है, लेकिन ज़्यादातर सरकारी बैंक या फिर सेविंग अकाउंट पर लगभग समान दर से ब्याज देते हैं। वहीं अगर कोई भी प्राइवेट बैंक इससे ज़्यादा ब्याज देने का दावा करता है तो खासकर अलग खाते में बैलेंस ज़्यादा हो। यही वजह है कि बड़े शहरों में
और जैसे कि नौकरी पेशा लोगों के, बिजनेसमैन के करने वाले लोगों को प्राइवेट बैंक की तरफ से ज़्यादा झुकते हैं। यहाँ से बात समझ में है आपको? देखिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको उदाहरण के लिए समझाऊँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी रमेश के पास 2 लाख रुपए है जिन्होंने बैंक सेविंग अकाउंट में रखना चाहते हैं। अगर जैसे कि वह पैसा सरकारी बैंक खाते में रखता है तो साल भर में उसे उसे सीमित ब्याज मिलेगा। लेकिन वही अगर पैसा किसी प्राइवेट बैंक में सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो जहाँ ज़्यादा ब्याज मिलता है तो साल के अंत में उससे कुछ हज़ार रुपये ही ज़्यादा मिल सकते हैं। आंकड़ों में देखने पर यह फ़र्क छोटा लगता है, लेकिन लंबे समय में यही फ़र्क बड़ा बन जाता है कि देखिए, यहाँ से लंबे समय से ये आपको फ़र्क महसूस हो जाता है। अब जान लेते हैं कि फ़िक्स डिपॉज़िट यानी एफडी की बात करते हैं तो क्योंकि ज़्यादातर लोग पैसे बढ़ाने के लिए एफडी का सहारा लेते हैं। सरकारी बैंक में एफडी ब्याज दरें आमतौर पर स्थिर होती हैं। इनमें से बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव नहीं होता है। बुजुर्गों और रिटायरमेंट लोगों को सरकारी बैंक इसलिए पसंद आती है क्योंकि उन्हें सुरक्षित माना जाता है। जैसे कि यहाँ से आपको बात समझना है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए दूसरी तरफ प्राइवेट बैंक है, एफडी पर अक्सर ज़्यादा ब्याज ऑफ़र करती है, खासकर सीमित समय के लिए। जैसे कि कई प्राइवेट बैंक खासकर स्कीम निकालती है, जिसमें आम तौर पर एफडी से ज़्यादा ब्याज दिया जाता है। एक ही समय में 2 बैंकों की ब्याज दरों में इतना अंतर कैसे हो सकता है? जहाँ अब जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल के लिए समझा दूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए श्यामू बाबू हैं, वो रिटायरमेंट के बाद अपनी जमा पूँजी एफडी में लगाने चाहता है। मतलब पैसा जो भी है वो एफडी में लगाना चाहते हैं। उन्होंने सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक दोनों की ब्याज दरें देखी। सरकारी बैंक में उन्हें सुरक्षित लेकिन कम ब्याज मिल रहा था, जबकि प्राइवेट बैंक में वही एफडी पर ज़्यादा ब्याज दे रही। मतलब श्यामू बाबू कह रहे थे कि सुरक्षा चुनें, मतलब अपने जीवन के लिए सुरक्षा चुनें या फिर कमाई ज़्यादा चुनें। यहाँ से ये बता रहे थे। अब यहाँ से आपको एक बात समझना ज़रूरी है कि ज़्यादा ब्याज हमेशा ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। प्राइवेट बैंक में ज़्यादा ब्याज इसलिए देते हैं ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉज़िट आकर्षित कर सकें। लेकिन इसके साथ ही कुछ शर्तें और जोखिम भी जुड़े हो सकते हैं, जैसे कि पेनल्टी ज़्यादा होना या फिर समय से पहले एफडी तोड़ने पर नुकसान। तो ये होता है आप लोगों के लिए कुछ नुकसान। अब जान लेते हैं कि सरकारी बैंक की सबसे बड़ी ताकत और उन पर भरोसा करना क्या होता है। कि प्राइवेट बैंक में आधुनिक सुविधाएं, तेज़ सेवा और ज़्यादा ब्याज का वादा करके ग्राहकों को आकर्षित करती हैं, मतलब अपनी तरफ बुलाती हैं। तो यही वर्ग है कि नौकरी पेशे लोग अक्सर इन बैंकों को चुनते हैं क्योंकि उन्हें ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल ऐप और कस्टमर सर्विस बेहतर लगती है। लेकिन ब्याज के मामले में अगर हर प्राइवेट बैंक एक जैसी नहीं होती है, कुछ ज़्यादा देती हैं तो कुछ लगभग सरकारी बैंक के बराबर देती हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर कौन सा बैंक ज़्यादा ब्याज देता है? इसका सीधा जवाब ये है कि आम तौर पर प्राइवेट बैंक सरकारी बैंक से थोड़ा ज़्यादा ब्याज देता है, खासकर एफडी और कुछ सेविंग अकाउंट पर। लेकिन यहाँ से अंतर हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, समय के साथ बदलता रहता है। अब जैसे कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि पूजा एक गृहिणी हैं और उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़कर रखे हैं। ये चाहती हैं कि पैसा सुरक्षित भी रहे और थोड़ा बढ़े भी। सरकारी बैंक में ब्याज कम है लेकिन भरोसा ज़्यादा है। प्राइवेट बैंक में ब्याज ज़्यादा है वहीं, लेकिन वह पैसा जोखिम को लेकर चिंतित हैं। अब यहाँ से ये भी सोच रही हैं कि मान लीजिए अगर मेरे पास 10 लाख 20 लाख रुपए हैं और मैं प्राइवेट बैंक में पैसा जमा कर देता हूँ, तो वहाँ से जोखिम मतलब चिंता उन्हें हो जाती है कि मेरा पैसा सही तरीके से बना रहेगा या नहीं बना रहेगा, और मान लीजिए जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अब ऐसे में जैसे कि मतलब पूजा ने अपने पैसों को 2 हिस्सों में बाँट दिया, कुछ हिस्सा सरकारी बैंक में और कुछ हिस्सा प्राइवेट बैंक में। इस तरह से उन्हें सुरक्षा और कमाई करने के दोनों के संतुलित बना लिया। अब यही तरीका है कि कई लोग अपनाते हैं कि यही साझेदारी भी है, केवल ब्याज देखकर फैसला लेना सही नहीं होता है। बैंक की विश्वसनीयता और आपकी ज़रूरत, समय और जोखिम उठाने की क्षमता भी उतनी ही ज़रूरी होती है। अब मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि आंकड़े देखकर ज़रूरी हैरानी होती है, लेकिन प्राइवेट बैंक कई मामलों में ज़्यादा ब्याज देती है, लेकिन सरकारी बैंक में आज भी सुरक्षा और भरोसा का दूसरा नाम है। कौन सा बैंक बेहतर है, इसका फैसला आपकी
ज़रूरत और आप सोच पर निर्भर कर सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा सुरक्षा चाहते हैं तो सरकारी बैंक बेहतर होता है, और अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो जोखिम समझते हैं तो प्राइवेट बैंक भी एक विकल्प है हो सकता है। सही जानकारी और समझ के साथ लिया गया फैसला ही आपको असली फ़ायदा दिला सकता है। अब ये हो गया है, अब मैं बताऊँगा तीसरा नियम। अगर अगर आपने तीसरा नियम बैंक का नहीं जाना तो आपके लिए जैसे कि पासबुक जो भी आपके पास होती है, पासबुक में आज के समय में ज़्यादा लोग बैंक पासबुक को हल्के में ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि जब मोबाइल बैंकिंग और मैसेज से ही बैलेंस की जानकारी मिल जाती है तो पासबुक देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यही लापरवाही कई बार बड़े नुकसान की वजह बन सकती है। पासबुक में कुछ ऐसी एंट्री होती हैं जिन्हें अगर समय रहते नहीं समझा गया तो बैंक से संपर्क नहीं किया जा सकता है, और आपका पैसा भी फँस सकता है। तो यहाँ हमेशा के लिए आपका पैसा जैसे कि कट भी सकता है। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि बैंक पासबुक के बारे में ये वीडियो आपके लिए कुछ खास हो सकती है। अब जैसे कि यहाँ से सबसे पहले बात करते हैं कि अनजान डेबिट एंट्री की। अगर आपकी पासबुक में कोई भी ऐसी डेबिट एंट्री दिखे जिसे आपने खुद नहीं किया है, तो ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है। यहाँ से बात समझना है आपको। देखिए, जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको समझा दूँ, जैसे कि मान लीजिए राजू ने कभी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की, फिर भी उसकी पासबुक में किसी भी वेबसाइट के नाम से पैसे कटे दिखे कट मतलब कट रहे हैं। अगर राजू इसे नज़रअंदाज कर देते हैं तो बैंक बाद में कह सकता है कि समय रहते भी शिकायत नहीं की गई। बैंक भी आपसे कह सकता है कि आपके पास जब समय था तो आपने शिकायत क्यों नहीं की। यहाँ से बात आपको समझना है पूरी बात। अब जैसे कि यहाँ से आपकी बात ये, इसीलिए पैसा वापस मिलना मुश्किल हो जाता है। देखिए, कई बार पासबुक में चार्ज, पेनल्टी या फिर मेंटेनेंस फीस के नाम से एंट्री दिखती है। बहुत से लोग इसे सामान्य समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन अगर यही कटौती बार-बार हो रही हो तो इसका मतलब ही हो सकता है कि आपके अकाउंट में कोई नियम पूरा नहीं हो रहा है। यहाँ से बात समझना है आपको। जैसे मिनिमम बैलेंस ना होना, या फिर केवाईसी अधूरी होना, या फिर उदाहरण के लिए जैसे कि समय सीमा के अकाउंट से हर महीने कुछ रुपए कट रहे थे तो बाद में पता चला कि उसका अकाउंट मिनिमम बैलेंस से नीचे चला गया था। तो यहाँ से बात आपको अच्छी तरीके से समझना है। जैसे कि एक और ख़तरनाक एंट्री होती है, जैसे कि अकाउंट फ्रीज या डेबिट या फ्रीज से जुड़ी पासबुक में कभी-कभी देखिए डेबिट फ्रीज, अकाउंट ब्लॉकिंग या इसी तरह का शब्द दिख सकता है। अगर ऐसा लिखा लिखा दिखे तो तुरंत बैंक जाना चाहिए। और रमेश के अकाउंट में ऐसा ही एंट्री आई थी, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया। कुछ दिन बाद जब उसे पैसों की ज़रूरत पड़ी तो वह ना तो एटीएम से निकाला पैसा और ना ही वो बैंक से पैसा निकाल सका। कुछ दिन बाद जैसे कि मान लीजिए आपको 1-2 महीने बाद आप बैंक गए, तो बैंक में आपका पैसा ना तो बैंक से आपका पैसा निकला, ना तो आपका एटीएम कार्ड से पैसा निकला। अब यहाँ की अब पासबुक में रिवर्स पेंडिंग या फिर अमाउंट ऑन होल्ड जैसी एंट्री भी खतरे की घंटी होती है। इसका मतलब होता है कि आपके पैसा किसी वजह से अटका हुआ है। अगर आप समय पर बैंक से बात नहीं करते हैं तो यह पैसा लंबे समय तक होल्ड में रह सकता है। जैसे मोहन ने एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश की, ट्रांजैक्शन फेल हो गया, लेकिन पैसा कट गया। पासबुक में अमाउंट होल्ड दिखा। अगर जैसे कि वह तुरंत बैंक नहीं जाता है तो उसका पैसा वही वापस आने में महीनों लग सकते हैं। जैसे कि गलत क्रेडिट एंट्री भी उतनी ही खतरनाक होती है। कई लोग सोचते हैं कि अगर गलती से ज़्यादा पैसा अकाउंट में आ गया है तो उनकी किसी किस्मत है, लेकिन ऐसा सोचना गलत है। अगर पासबुक में कोई भी ऐसी रकम दिखे जो आपकी नहीं है और आप बैंक को नहीं बताते हैं तो बाद में बैंक वह पैसा वापस ले सकता है और आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। अब जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए समझा दूँ, जैसे कि सुरेश के अकाउंट में गलती से ज़्यादा पैसा आ गया, उन्होंने खर्च कर दिया। बाद में बैंक ने रिकवरी की और उसका अकाउंट माइनस में चला गया। तो ऐसे में आपका अकाउंट जो भी है ना, वो माइनस में भी चला जा सकता है। कभी-कभी पासबुक में डर्मामेंट अकाउंट या फिर इनएक्टिव अकाउंट जैसी एंट्री भी आ जाती है। इसका मतलब ये होता है कि आपका अकाउंट लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगर समय रहते हुए बैंक जाकर इसे एक्टिव नहीं कराया गया तो अकाउंट पूरी तरह से बंद भी हो सकता है। ग्रामीण इलाकों में, गाँव में जैसे ऐसे कई मामले
देखने को मिलते हैं, जहाँ लोगों को पेंशन या सरकारी योजना का पैसा मिलने में दिक्कत हो जाती है। अब जैसे कि यहाँ से बात समझना आपको। और हाँ, अगर आपने इस वीडियो को छोड़ दिया ना, अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया, मतलब छोड़ के देखा, तो मैं आपसे वादे के साथ कह सकता हूँ कि आपको इसके बारे में, बैंक के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं हो पाएगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को छोड़ ना देखें। और देखिए, इसके बाद ये होता है कि पासबुक में नाम, पता या अन्य जानकारी गलत छपी होती है। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। गलत जानकारी की वजह से केवाईसी अधूरी मानी जाती है। अब जैसे कि इसमें शांति देवी का नाम स्पेलिंग गलत थी, लेकिन बैंक ने उन्हें केवाईसी अपडेट के दौरान उनका अकाउंट रोक दिया गया। अगर उन्होंने पहले ही पासबुक में गलती देख ली होती तो परेशानी से बच जाती। अब यहाँ से कई बार जैसे कि पासबुक में लिविंग मार्केट या फिर होल्ड फॉर लोन जैसे एंट्री होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपके अकाउंट का पैसा किसी लोन या फिर गारंटी के लिए रोक दिया गया है। अगर आपने खुद कोई भी लोन नहीं लिया है और फिर भी ऐसी एंट्री दिख रही है, तो यह गंभीरता मामला हो सकता है। तुरंत बैंक से बात करना जरूरी होता है। ऐसे मामले में आप लोग बैंक से तुरंत बात कर सकते हैं। अब जैसे कि इसका ये बात आती है, जैसे कि आजकल डिजिटल फ्रॉड बढ़ रहे हैं, तो पासबुक बार बार छोटे अमाउंट करने की एंट्री दिखे तो यह भी धोखाधड़ी का संकेत हो सकता है। लोग सोचते हैं कि 10 से 20 रुपये कट गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन यही छोटी सी कटौतियाँ आगे चलकर बड़ी नुकसान कर सकती हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि समय समय पर पासबुक अपडेट कराना चाहिए और हर बैंक एंट्री को ध्यान से देना चाहिए। अगर कोई भी एंट्री समय में ना आए तो सीधे बैंक ब्रांच में जाकर वहाँ से पूछें। देरी करने से नुकसान बढ़ सकता है और शिकायत का मौका भी हाथ से निकल सकता है। अब जान लेते हैं इसके बाद। तो अंत में आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि पासबुक में सिर्फ एक कागज़ की किताब नहीं है, बल्कि ये आपके पैसे का पूरा रिकॉर्ड है। इसमें दिखने वाली हर एंट्री का मतलब होता है कि अगर इनमें से कोई भी संदिग्ध एंट्री दिखे तो तुरंत बैंक जाकर थोड़ी सी सावधानी और आपका बड़ा आर्थिक समाधान नुकसान से बचा सकती है। अब ये तो हो गई आपका जैसे कि पासबुक वाली न्यूज़। अब इसके आगे ये न्यूज़ नहीं देखी तो समझ लो आपने कुछ भी नहीं देखा। ये भी न्यूज़ आपके लिए कुछ बहुत ख़ास हो सकती है। देखिए, ये खबर ये है कि आज के समय में यूपीआई ने पैसे के लेन-देन को बेहद आसान बना दिया है। चाय की दुकान से लेकर बड़े माल, हर जगह लोग मोबाइल से स्कैन करके पेमेंट करते हैं। इसी आसान सुविधा की वजह से लोग लापरवाही भी हो गए हैं। एक छोटी सी गलती आपका पूरा बैंक बैलेंस खाली कर सकता है। रोज़ ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां यूपीआई फ्रॉड की वजह से लोगों के एक ही सालों का पूंजी जमा कुछ मिनटों में उड़ जाती है। जैसे कि सबसे बड़ी गलती क्या होती है, यहाँ से भी आपको समझना है, आसान तरीके से समझना है। जैसे कि सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है अनजान कॉल या मैसेज पर भरोसा करना। कई बार फ़ोन आता है और वो आपका यूपीआई बंद होने वाला है। वो कहते हैं केवाईसी अपडेट नहीं कराया है आपने, तो ऐसे में आपका रिफंड आना है। सामने वाला खुद को बैंक कर्मचारी या कस्टमर केयर बताता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि रमेश के पास फ़ोन आया कि उसके अकाउंट में रिफंड आना है और उसके लिए यूपीआई ओटीपी बताना भी ज़रूरी है। ठीक है, रमेश ने बिना सोचा समझे ओटीपी बता दिया और कुछ ही सेकंड में उसके अकाउंट से पैसा गायब हो गया। तो यहाँ से आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। अब दूसरी गलती क्या है, देखिए दूसरी गलती ये है कि कलेक्ट रिक्वेस्ट की गलती। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें समझना है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि कलेक्ट रिक्वेस्ट स्वीकार करना, इससे पैसे आएगा, जबकि असल में उससे पैसे जाते हैं। यहाँ से बात समझना आपको ये है। देखिए उदाहरण के लिए जैसे कि आमतौर पर सीता देवी हैं, वो सीता देवी को एक कलेक्ट रिक्वेस्ट आई जिस पर लिखा था रिफ़ंड 5,000 रुपये। उन्होंने समझा कि पैसे मिलेंगे और उन्होंने पिन डाल दिया और पिन डालते ही उनका अकाउंट से पैसे 5,000 रुपये कट गया। तो यहाँ से आपको बात समझना है, आपको कभी भी कलेक्ट रिक्वेस्ट पर आपको नहीं करना है, मतलब आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। अब जैसे कि फर्जी क्यूआर कोड भी आज तक आपका ऐसा क्यूआर कोड भेजते हैं जिसका स्कैन करते ही पेमेंट का पेज खुल जाता है। अगर आप गलती से पिन डाल देते हैं तो पैसा
सीधे ठग के अकाउंट में चला जाता है। जैसे कि मोहन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ जब उसने ओएलएक्स पर सामान बेचने के दौरान भेजे गए क्यूआर कोड को स्कैन कर लिया। अब जैसे कि उन्हें स्कैन तो कर लिया, अब यूपीआई पिन से जुड़ी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। जैसे बहुत से लोग आसान पिन जैसे 1 2 3 4 या फिर आपकी जो भी आधार कार्ड में जन्म तिथि होती है, ऐसे में अगर आप लोग पिन रखते हैं तो कुछ लोग पिन ले और जान ले तो वह आपके अकाउंट से पूरा पैसा निकाल सकता है। उदाहरण के लिए जैसे कि सुरेश ने दुकान पर पेमेंट करते वक्त पिन खुले में डाला, जिसे पीछे खड़ा व्यक्ति देख रहा था। बाद में उसी व्यक्ति ने उसके फ़ोन का गलत इस्तेमाल करके पैसा निकाल सकता है। यहाँ से बात समझ में आपको? अब ऐसे में फ़ोन खो जाना या फिर चोरी हो जाना भी बड़ा खतरा है। अगर आपने यूपीआई को ठीक से सुरक्षित नहीं रखा, जैसे कि कई लोग फ़ोन में लॉक नहीं लगाते हैं और यूपीआई में अतिरिक्त सुरक्षा नहीं रखते हैं। अगर ऐसा फ़ोन गलत हाथों में चला जाए तो पूरा बैंक बैलेंस साफ़ हो सकता है और आपका पूरा पैसा फ़ोन बस में गिर जाए तो, और जबकि उसमें तो भाई मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप कभी भी आपका सिम या फिर बस में गिर जाए, फिर मोबाइल बस में गिर जाए, तो आप लोग हमेशा होशियार रहें, क्योंकि ऐसे में आपका पिन तो किसी को पता ही चल जाता है और ऐसे में वो आपके वो पैसे भी निकाल सकता है। इसके बाद जैसे कि फर्जी ऐप डाउनलोड करना भी एक आम गलती है। कई लोग गूगल पर सर्च करके किसी भी यूपीआई ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं और बिना ये देखे कि वह असली है या फिर नकली। ऐसे में ऐप आपके पिन और जानकारी चुरा लेते हैं। एक बार जानकारी मिल गई तो ठग आसानी से अकाउंट खाली कर देते हैं। तो यहाँ से आप किसी भी अनजाने ऐप को आपको डाउनलोड नहीं करना है, नहीं तो आपका अकाउंट पूरा तरीके से साफ़ हो सकता है। अब जैसे कि कई लोग स्क्रीन शेयर या रिमोट ऐप के जाल में भी फंस जाते हैं। ठग कहते हैं कि वे मदद करेंगे और आपके स्क्रीन शेयर करने की को कहते हैं। स्क्रीन शेयर करते वक्त वो आपका पिन देख लेते हैं, बाद में उसी पिन से सारा पैसा निकाल लेते हैं। और रमेश के दोस्त के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था जब उसने सहायता के नाम पर स्क्रीन शेयर कर दी थी। तो आपको कभी भी किसी भी स्क्रीन शेयर नहीं करनी है ऐप में, जैसे कि किसी भी ऐप को आपको डाउनलोड करते वक्त किसी को अपनी स्क्रीन नहीं शेयर करनी है। इसके बाद यूपीआई फ्रॉड एक और वजह है कि जल्दबाजी लोग नोटिफिकेशन ठीक से नहीं पढ़ते हैं, बिना पढ़े लिखे पिन कोड डाल देते हैं। अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ लिया होता तो आपको पता चल जाता कि यह पैसा भेजने या का ऑप्शन है या फिर ना पाने का ऑप्शन है। तो ऐसे में एक ही सेकंड, एक ही जल्दबाजी महीनों की कमाई ख़त्म कर सकती है। तो आपको कभी भी पैसा भेजना या यूपीआई से, तो आपको देख लेना है कि पैसा किस हाथ में भेज रहे हैं, किसके खाते में अकाउंट में भेज रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप जल्दबाजी में पैसा किसी के खाते में भेजेंगे तो ऐसे में आपका नुकसान हो सकता है। अब इससे बचने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि सतर्क रहना चाहिए। किसी भी अनजान कॉल, मैसेज या लिंक पर भरोसा ना रखें। कभी भी आपका यूपीआई पिन, ओटीपी या स्क्रीन किसी को शेयर ना करें। कलेक्ट रिक्वेस्ट स्वीकार न करने से पहले अच्छी तरीके से पढ़ लें, पैसा आ रहा है या फिर जा रहा है। यहाँ से आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखना है, ये आपको नहीं पता होता है। जैसे कि कलेक्ट रिक्वेस्ट, ये आपको इसको पढ़ना ज़रूरी है। अगर जैसे कि गलती से फ्रॉड हो जाए तो तुरंत अपने बैंक या यूपीआई ऐप कस्टमर केयर से संपर्क करें। जितनी जल्दी शिकायत होगी उतना ही जल्दी पैसा वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है और देर करते समय आपका नुकसान भी हो जाता है। तो अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि यूपीआई सुविधा है, लेकिन थोड़ी-सी लापरवाही से सबसे बड़ा नुकसान बन सकता है। तो ऐसे में आप लोग समाधानी जो भी है ना, वो सबसे बड़ा सुरक्षा है। अगर आप सतर्क रहेंगे तो आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा, और अगर आप गलती से कोई भी गलती कर देंगे तो ऐसे में आपका पूरा बैंक बैलेंस साफ़ हो सकता है। अब इसके बाद ये भी खबर आपके लिए बहुत कुछ ख़ास हो सकती है, क्योंकि ये खबर आपने अगर छोड़ दी तो समझ लो आपने कुछ भी नहीं देख पाया। मैं आपको ये बताऊँगा कि क्रेडिट कार्ड लोगों की ज़रूरत बन चुका है। ऑनलाइन शॉपिंग, होटल बुकिंग और फ्लाइट टिकट, मेडिकल खर्चा या फिर अचानक से आए ज़रूरत में क्रेडिट कार्ड तुरंत काम आता है। लेकिन अब क्रेडिट कार्ड यूज़ करने वालों के लिए नया झटका लगा है। नया चार्ज लागू होने के बाद हर खर्च पहले से महंगा पड़ सकता है। बहुत से लोग इन चार्ज को ठीक से नहीं समझते हैं। बाद में जब बिल आता है तब उन्हें असली नुकसान पता चलता है। तो क्रेडिट कार्ड पर नए चार्ज का सबसे असर रोज़मर्रा के खर्चों पर पड़ता है। पहले लोग सोचते थे कि कार्ड से पेमेंट करने पर कोई भी अतिरिक्त खर्चा नहीं है, लेकिन
अब ऐसा मतलब नहीं हो रहा है कि कई बैंक अलग अलग तरह की चार्ज भी जोड़ रही हैं, जिससे ग्राहक का कुल बिल आ सकता है। जैसे कि मैं आपको समझा दूँ, जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अमित हर महीने किराने के सामान, मोबाइल रिचार्ज और ऑनलाइन शॉपिंग क्रेडिट कार्ड से करता है। उसे लगता था कि वह शॉपिंग उतना ही पैसा देगा जितना उसने खर्च किया है, लेकिन जब उसे रेस्टोरेंट मिला तो उसमें अलग अलग चार्ज जुड़े थे। उसे समझ में आया कि अब हर ट्रांजैक्शन पर अप्रत्यक्ष रूप से ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो यहाँ से बात आपको समझना है। तो जैसे कि यहाँ से ये बात है कि यहाँ पर सबसे आम चार्ज की ये होती है कि कन्वीनियंस फीस। यह प्रोसेसिंग चार्ज कई ऑनलाइन प्लेटफार्म और बैंक अब क्रेडिट कार्ड पेमेंट पर ये फीस जोड़ रहे हैं। अगर आप बार बार छोटे छोटे पेमेंट करते हैं तो ये फीस मिलाकर बड़ा खर्चा बन सकती है। अब जैसे कि एक और बड़ा चार्ज है, जैसे कि फ्यूल सरचार्ज है। पहले लोग पेट्रोल पंप पर क्रेडिट कार्ड का ज़्यादातर इस्तेमाल करते थे क्योंकि कुछ राहत मिलती ही थी, लेकिन अब कई मामलों में फ्यूल सरचार्ज पूरी तरह से माफ़ नहीं होता है। मान लीजिए जैसे कि सीमा हर महीने पेट्रोल पर कार्ड से पेमेंट करती हैं। महीने के अंत में उसे पता चलता है कि पेट्रोल खर्चा के साथ अतिरिक्त चार्ज भी जुड़ जाता है। जैसे कि अगर आप समय पर पूरा बिल नहीं चुकाते हैं तो इंटरेस्ट चार्ज सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। क्रेडिट कार्ड का ब्याज पहले से ही ज़्यादा होता है, लेकिन अब कई कार्ड्स पर यह और भारी पड़ रहा है कि एक ही छोटी सी देरी महीनों तक आपके कर्ज को फंसा सकती है। अब जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको समझा दूं, जैसे कि रमेश ने 2000 रुपये का खर्चा किया। उसने सोचा कि अगले महीने आराम से चुका देंगे, लेकिन उसने मिनिमम अमाउंट ही भरा। इसके बाद उस पर भारी ब्याज लगा और कुछ महीने में उसका बकाया काफ़ी बढ़ गया। उसे एहसास हुआ कि क्रेडिट कार्ड का खर्चा जितना आसान है उतना ही महंगा भी हो सकता है। कैश विदड्रॉ चार्ज भी लोगों को चौंका देता है। बहुत से लोग इमरजेंसी में एटीएम से क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल लेते हैं, लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि इस पर अलग से चार्ज या ब्याज दोनों लगते हैं। मोहन ने एक बार ऐसा ही किया कि बाद में उसे काफ़ी ज़्यादा रकम चुकानी पड़ी। अब इसके बाद ये है कि ज़्यादा रकम चुकानी पड़ती है। जैसे कि इसमें क्या ये होता है कि एनुअल फीस और रिन्यूअल फीस भी कई बार कार्ड्स पर बढ़ाई जा सकती है। पहले जो कार्ड फ्री में मिल जाते थे, अब उन पर भी शर्तें लागू हो रही हैं। अगर आपने तय सीमा तक खर्चा नहीं किया तो सालाना फीस कर सकती है। कई लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। इसके बाद स्टेटमेंट देखकर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद ये होता है रिवार्ड पॉइंट्स को लेकर भी बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले जिन खर्चों पर ज़्यादा पॉइंट्स मिलते थे, अब वही कटौती की जा रही है। यानी खर्चा वही, लेकिन फ़ायदा कम हो गया है। इससे ग्राहकों को मतलब रूप से नुकसान भी हो सकता है। अब इसका ये बात समझना है आपको, जैसे कि विदेशी ट्रांजैक्शन करने वालों के लिए भी खर्चा बढ़ गया है। अगर आप इंटरनेशनल पे वेबसाइट या फिर शॉपिंग करते हैं तो विदेशी यात्रा का कार्ड इस्तेमाल करते हैं या फिर तो फॉरेन करेंसी मार्क ऑफ फीस आपका बिल बढ़ा सकता है। कई लोग जैसे कि इसमें तब समझते हैं जब उनका बिल उम्मीद से कहीं ज़्यादा आता है। देखिए, छोटे दुकानदार और सर्विस प्राइवेट्स पर भी ज़्यादा असर पड़ रहा है और वह कई बार कार्ड पेमेंट पर अतिरिक्त चार्ज जोड़ देते हैं, जो अंत में ग्राहक को ही देना पड़ता है। इसके हर छोटी-छोटी खरीदारी भी महंगी महसूस होने लगती है। अब सवाल उठता है कि यह इस नए चार्ज से कैसे बचा जाए? सबसे पहले तो आप अपने क्रेडिट कार्ड के नियम और चार्ज अच्छे से समझें। हर खर्चे से पहले यह जानना ज़रूरी है कि उस पर कोई भी अतिरिक्त फीस नहीं लगेगी। कोशिश करें कि हर महीने पूरा बिल समय पर चुकाएँ। 2 मिनिमम बैलेंस अमाउंट भरने की आदत आपको लंबे समय में नुकसान पहुंचा सकती है। अगर कार्ड की एनुअल फीस ज़्यादा है तो फ़ायदा कम हो सकता है। ऐसे में कार्ड को बदलने पर भी विचार किया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड सुविधा है, लेकिन यह मुफ्त नहीं है। थोड़ी सी लापरवाही हर खर्चा को महंगा बना सकती है। इसे समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो यह
मददगार भी है, लेकिन बिना सोचे समझे इससे खर्चा करने पर ये आपकी जेब पर भी भारी पड़ सकता है। देखिए, ये भी खबर आपके लिए बहुत कुछ खास हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ये बताऊँगा कि बैंक से लोन लेने से पहले आप लोग कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि बैंक से आप लोन तो ले लेते हैं। मान लीजिए आपने लोन लिया है 6 महीने के लिए 50,000 रुपये, और 6 महीने के बाद अगर आपसे अगर 1 लाख रुपये पड़ जाए, ब्याज ज़्यादा पड़ जाए, तो आप क्या करेंगे? तो ऐसे में मैं आपसे बताऊँगा कि लोन लेने से पहले किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। देखिए, बैंक से लोन लेना आसान लगता है, लेकिन लोन लेने से पहले कुछ ज़रूरी बातें नहीं देखी गई तो आदमी सालों तक ईएमआई के जाल में फँस रह जाता है। सबसे पहले सबसे बड़ी गलती ये होती है कि ब्याज दरें को ठीक से ना समझना। कई लोग सिर्फ ईएमआई देखकर लोन पर ले लेते हैं, लेकिन यह नहीं देखते हैं कि ब्याज फिक्स या फिर मतलब प्लांटिंग है। अगर जैसे कि प्लांटिंग रेट पर है, तो भविष्य में ये ब्याज बढ़ते ही ईएमआई या लोन अवधि दोनों बढ़ सकती हैं। अब दूसरी ज़रूरी बात ये है कि लोन की अवधि कम से कम ईएमआई के लालच में लोग 20 से 30 साल का होम लोन या फिर घर बनाने के लिए लोन ले लेते हैं। जैसे कि उदाहरण मान लीजिए, जैसे कि अगर कोई भी 20 लाख रुपए का लोन 20 साल के लिए लेता है, तो वह लगभग उतना ही ब्याज में चुका देता है जितना मूल रकम थी, मतलब आपने जितना पैसा लिया था। तो यहाँ से आपको ये बात समझना है आपको। तीसरी गलती ये है कि प्रोसेसिंग फ़ीस और छुपे हुए चार्ज ना देखना। बैंक लोन देते समय प्रोसेसिंग फ़ीस, इंश्योरेंस चार्ज, लीगल चार्ज और फाइनल चार्ज जोड़ देते हैं। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया और उसमें 2% प्रोसेसिंग फ़ीस लगी, तो ऐसे में शुरुआती में आपसे 10,000 रुपये तक कट गए, लेकिन ईएमआई पूरे 5 लाख रुपए ही बनेगी। यहाँ से बात समझना है आपको। जब भी आपको लोन लेना है, तो यहाँ से आपको ये बात समझ लेना है कि प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी है। आप किसी भी बैंक में जाएँ तो वहाँ से ये पूछ लें कि प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी पड़ेगी। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। चौथी बात ये है कि अहम बात ये है कि पेमेंट और फोreclosure नियम। कई बार शुरुआत में कुछ सालों में लोन जल्दी चुकाने पर भारी पेनल्टी लगाते हैं। अगर भविष्य में आपके पास पैसा आ जाए और आप लोन ख़त्म करना चाहते हैं, तो बैंक अतिरिक्त चार्ज वसूल सकती है, जिससे ईएमआई का बोझ और लंबा खिंचा जाता है। तो यहाँ से ये भी आपको बात समझना है। अब पाँचवीं बात ये है कि गाइस, कि क्रेडिट स्कोर और लोन मैच्योरिटी। कम क्रेडिट स्कोर पर बैंक ज़्यादा ब्याज दर लगा देती है। उदाहरण के लिए, जैसे एक व्यक्ति को 750 स्कोर पर 10% ब्याज मिलता है, जबकि 650 स्कोर वाले को वही लोन 13% पर मिलता है। यही 3% प्रतिशत का फ़र्क सालों में लाखों रुपए ज़्यादा ईएमआई बन सकता है। अब छठी गलती ये है कि ईएमआई इनकम के हिसाब से ना देखना। अगर आपकी मेहनत की कमाई 30,000 रुपये है और आप 50,000 रुपये 15,000 रुपये 15,000 रुपये है, तो छोटी सी परेशानी भी लोन चुकाना मुश्किल हो जाता है। फिर ईएमआई चुकानी है या फिर पेनल्टी लगती है, और लोन अवधि बढ़ती है। इसीलिए बैंक से लोन लेने से पहले आपको सिर्फ ईएमआई नहीं, बल्कि ब्याज दर और सभी चार्ज आपको पता करना चाहिए। तो यह नियम अपनी आय यह दी गई सभी जानकारी केवल सामान सूचना के उद्देश्य से है। मैं किसी भी जानकारी, योजना, पेंशन या फिर लाभ की कोई भी गारंटी नहीं देता हूं, और ना ही किसी प्रकार का दावा करता हूं। इस प्लेटफॉर्म पर साझा की गई जानकारी विभिन्न समाचार स्रोतों, मीडिया रिपोर्ट्स और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होती हैं, और इन जानकारियों पर आधारित होती हैं। किसी भी योजना का लाभ लेने से पहले उसकी सत्यता और नवीनतम अपडेट के लिए संबंधित जानकारी लें। जैसे कि सरकारी विभाग से संपर्क करें, या फिर आप लोग आधिकारिक वेबसाइट से संपर्क करें, या फिर सरकारी नोटिफिकेशन से संपर्क करें। बस सरकारी नोटिफिकेशन से आपको बात माननी चाहिए, या फिर सरकारी समाचार, या फिर सरकारी अधिकृत यूट्यूब चैनल, या फिर सरकारी अखबार से ही जानकारी प्राप्त करें। तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।